Assalamualaikum students. Let's continue our lesson. Lesson number 1, class 5th, subject science. How do scientists work? साइंटिस्ट किस तरह से काम करते हैं, ये हमारा लेसन नंबर 1 स्टार्ट किए थे हमने और हम अब उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक पढ़े थे हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, है ना, कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उनका किस तरह से मॉडर्न साइंस में कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह से उन्होंने मॉडर्न साइंस के लिए बेसमेंट तैयार किया था, बहुत मजबूत बेसमेंट उन्होंने तैयार किया था मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए साइंस की फील्ड में। नाउ द फर्स्ट साइंटिस्ट इज इब्न सीना। इब्न सीना, famous in the western world as Avicenna, is regarded as the father of early modern medicine. अब ये जो इब्न सीना है, इन्हें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इन कंट्रीज में किस नाम से जाना जाता है? एविसेना, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। ये इब्न सीना जो है ये अरबिक वर्ड है, और जब अरबिक वर्ड कोई अंग्रेज़ बोलेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करेगा, है ना। तो ये नाम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते जाते चेंज हो जाता, या तो उनके लैंग्वेज की वजह से चेंज हो जाता, या फिर वो ख़ुदन ऐसा करते ताकि ये कोई अरबिक वर्ड ना लगे, ये एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट का नाम लगे, इसलिए भी वो इस तरह से नाम चेंज कर देते। तो बहरहाल जो वेस्टर्न वर्ड है इन्हें एविसेना इस नाम से जानती है, और इन्हें फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, यानी कि जो पहले ज़माने की मॉडर्न मेडिसिन थी, दवाइयों वगैरह का जो इल्म था उसका फादर, यानी कि उस फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, स्टडी की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। ही लर्न ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज दैट एग्जिस्टेड बाय द एज ऑफ 16। अब इन्होंने जितने भी नॉलेज के फील्ड्स थे, जितने भी इल्म थे उस ज़माने के, जितने भी फील्ड ऑफ नॉलेज थे, वो 16 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था सीखना। ही मास्टर्ड द कुरान। देखिए, उन्होंने कुरान में मास्टर, यानी कि कुरान का बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की थी कुरान की। मेडिसिन, यानी कि दवाइयों का इल्म हासिल किया था, दवाइयों के बारे में। केमिस्ट्री यानी कि आप जानते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं, अलग अलग केमिकल्स मिलाकर जो एक नई चीज़ें बनाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती है, उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो हम हेवनली बॉडीज़ देखते हैं, सूरज, चाँद, सितारे वगैरह, ये जो आसमान की चीज़ों का इल्म है, इन्हें एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात को कहते हैं, इंसान की साइकोलॉजी, नफ्सियात, किसी के माइंड को पढ़ना, किस तरह से साइकोलॉजिकल बिहेवियर करता है वो किसी के नफ्सियात को पढ़ना, उसे साइकोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी यानी कि ज़मीन का इल्म, पहाड़, दरख्त वगैरह, दरख्त तो नहीं आते इसके अंदर, पहाड़ और दरियाएँ वगैरह, दुनिया के नक्शे, कंट्रीज़ के नक्शे, ये सब जियोलॉजी में आते हैं, इसकी स्टडी की थी उन्होंने। एंड साइंसेस, और दूसरी भी साइंसेस की उन्होंने स्टडी की थी, यानी कि एक इंसान ने तकरीबन बहुत सारे ब्रांचेस की स्टडी कर ली थी। देखिए आप कितने टैलेंटेड पर्सन थे। ही बिकम ए हाफिज़ एट द एज ऑफ 16, और 16 साल की उम्र ही में वो हाफिज़ बन गए थे। उन्होंने कुरान भी पूरा हिफ्ज़ कर लिया था, वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में। देखिए स्टूडेंट्स, आज कितने बच्चे हैं जिनको 16 साल की उम्र में कुरान पढ़ना भी नहीं आता, कुरान रीड भी नहीं कर पाते बराबर से अच्छे से। लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 16 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था, उसकी स्टडी कर ली थी पूरे कुरान की, और डीप नॉलेज भी कुरान का हासिल किया था। ही वॉज ऑल्सो साइंटिस्ट हु रोट द बुक कैनन ऑफ मेडिसिन, और इन्होंने कैनन ऑफ मेडिसिन नाम की एक बुक लिखी थी, विच इज़ द सिंगल मोस्ट फेमस बुक इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। और ये बुक जो है दुनिया की मेडिसिन, इस फील्ड के अंदर, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, इस फील्ड के अंदर सबसे ऑथेंटिक, सबसे मोस्ट फेमस बुक मानी जाती। पूरी दुनिया में सबसे फेमस और मशहूर अगर कोई और काबिल भरोसा कोई बुक अगर है तो वो कैनन ऑफ मेडिसिन है। और ये बुक किस टॉपिक पर लिखी गई थी? दवाइयाँ, इस टॉपिक पर लिखी गई थी। मेडिसिन यानी कि दवाइयों को कहा जाता है, और ये किसने लिखी थी? इब्न सीना। आज भी ये बुक बहुत फेमस है और ऑथेंटिक मानी जाती। नाउ और नेक्स्ट साइंटिस्ट इज Zakaria al-Razi. Zakaria al-Razi is considered as the father of pediatrics, who developed the first original treatise on smallpox and measles. अब ज़करिया अल-राज़ी क्या थे? ये पेडियाट्रिक्स थे, यानी कि
बच्चों की बीमारियों के माहिर थे इन्होंने। बच्चों की जो बीमारी रहती है ना, बच्चों को इलाज वगैरह अलग तरीके से किया जाता, बड़ों का और बच्चों के इलाज में डिफरेंस रहता। तो बच्चों के इलाज में इन्हों बहुत माहिर थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स कहा जाता है। और उन्होंने किस चीज़ का इलाज निकाला? स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, ये जो 2 बीमारियाँ हैं इनका उन्होंने इलाज उस ज़माने में डेवलप किया था। नेक्स्ट इज इब्न नफीस। Ibn Nafis was a great physician who discovered the blood circulatory system 400 years prior to William Harvey. अब इब्न नफीस कौन थे? फिजिशियन थे ये। इन्होंने क्या किया था, क्या डेवलप किया था इन्होंने अपने बॉडी में मौजूद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। और कब डिस्कवर किया था ये? 400 ईयर्स प्रियर टू विलियम हार्वे। ये माना जाता है कि ऐसा बताया जाता है हमें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया। विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा सबसे पहले और इसके बारे में दुनिया को बताया। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस साइंटिस्ट से 400 ईयर्स प्रियर 400 साल पहले ही इब्न नफीस ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दुनिया को बता दिया था कि ब्लड तो हमारे बॉडी में रहता है, ये तो सबको मालूम था पहले से। लेकिन ब्लड का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड दिल से, हमारे हार्ट से ब्लड सर्कुलेट होता, पूरे बॉडी में जाता, फिर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता, हर सेल तक पहुंचता, फिर वहाँ से रिटर्न आता, ऑक्सीजन लेकर जाता, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले इब्न नफीस ने डिस्कवर किया था, मालूम किया था। और नेक्स्ट साइंटिस्ट इज अब्बास इब्न फिरनास। अब्बास इब्न फिरनास डिजाइंड एरोडायनामिक फ्लाइंग सूट एंड मेड द फर्स्ट फ्लाइंग अटेम्प्ट। अब अब्बास इब्न फिरनास इन्होंने क्या किया था? दुनिया में सबसे पहले एक उड़ने वाली मशीन ईजाद की, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि एक ऐसा ड्रेस डिज़ाइन किया था, ऐसा सूट डिज़ाइन किया था कि जिसकी मदद से वो उड़ सकते थे। उसे हम परों वाला ड्रेस भी कह सकते हैं ना, जिस तरह से परिंदे अपने परों की मदद से उड़ते। तो उन्होंने एक परों वाला ड्रेस बनाया था और सबसे पहले इन्होंने दुनिया में उड़ने की कोशिश की थी। ये जो एरोप्लेन्स हमें नज़र आते हैं, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, ये ज़ाहिर सी बात है बहुत पहले से तो दुनिया में मौजूद नहीं है, किसी ना किसी ने इन्हें इन्वेंट किया है, ईजाद किया है। तो बहुत पहले ज़माने में लोग परिंदों को देखा करते थे कि किस तरह से वो हवा में उड़ रहे हैं, और ये सोचते थे लोग, जो ऑब्ज़र्व करने वाले साइंटिस्ट वगैरह हुआ करते थे, कि क्या हम भी परिंदों की तरह उड़ सकते हवा में। तो बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, स्टडी की। उसके अंदर सबसे पहले स्टडी करने वाले कौन है? अब्बास इब्न फिरनास है। और इन्होंने सबसे पहले एक फ्लाइंग सूट डिज़ाइन किया था और सबसे पहले फ्लाइंग अटेम्प्ट भी इन्होंने किया था, यानी कि उड़ने की कोशिश सबसे पहले इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट इज अल ज़हरावी। अल ज़हरावी इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। अब अल ज़हरावी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। सर्जरी यानी कि ऑपरेशन करने को कहते हैं, ऑपरेशन को सर्जरी कहते हैं। यानी कि जो मॉडर्न सर्जरी है इसका फादर, यानी कि सबसे पहले सर्जरी के बारे में इन्होंने मालूमात दुनिया को दी और उसके तरीक़े बताए कि किस तरह से सर्जरी की जाती है सक्सेसफुली। He wrote a tasrif, a medical encyclopedia in 30 volumes which includes surgery, medicine, orthopedics, pharmacology, nutrition, etc. अब इन्होंने क्या किया? एक बुक लिखी इन्होंने, एक इंसाइक्लोपीडिया लिख दिया। इंसाइक्लोपीडिया यानी कि ऐसी बुक को कहा जाता है जिसके अंदर किसी टॉपिक पर हर तरह का इल्म, हर तरह की बात मौजूद है। तो एक टॉपिक ले लो आप, उस टॉपिक के ऊपर हर बात, बारीक से बारीक बात आपको मिल जाएंगी। उस ऐसी बुक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा था? तसरीफ नाम का एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा है इन्होंने, और वो कितने वॉल्यूम्स में था? 30 वॉल्यूम्स में लिखा उन्होंने, यानी कि 30 वॉल्यूम्स थे उसके, उस बुक के 30 वॉल्यूम्स थे। सोचिए आप कितनी डिटेल मालूमात, डिटेल नॉलेज इन्होंने लिखा होगा उसमें, विच इंक्लूड सर्जरी। अब इसके अंदर क्या क्या था? ये जो बुक लिखी है उन्होंने, इंसाइक्लोपीडिया लिखी है, इसके अंदर क्या क्या था? फर्स्ट है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, उसके क्या क्या तरीके होने चाहिए, कैसे कैसे ऑपरेशन करना चाहिए, उसके बारे में लिखा। नेक्स्ट है मेडिसिन, यानी दवाइयों के बारे में लिखा कि कौन सी दवाइयाँ कब इस्तेमाल की जानी चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स यानी कि जो जॉइंट्स रहते हैं हमारे, जॉइंट्स के बारे में किस तरह से उनका इलाज किया जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। फार्मेकोलॉजी यानी कि फिर से दवाइयों के बारे में, मेडिसिन। न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाओं के बारे में, यानी कि ग़िज़ाएँ भी जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत अहमियत रखती है। कब कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, गलत ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से हम बीमार हो सकते हैं, अच्छी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से हम सेहतमंद रह सकते हैं। इसलिए इन्होंने ग़िज़ाओं के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सी मालूमात लिखी। He made many surgical tools that were used by the surgeons for centuries and are still used today in a modern form. और उन्होंने क्या ईजाद किया? इन्होंने सर्जिकल टूल्स ईजाद किए। सर्जिकल टूल्स यानी कि ऑपरेशन में जो टूल्स यूज़ होते हैं, है ना, जो नाइफ़ जो यूज़ होती है,
जो सीज़र यूज़ होता है, जो ब्लेड्स यूज़ होते हैं, और जो और भी बहुत सी चीज़ें जो सर्जरी में यूज़ होती है ऑपरेशन के टाइम पे, तो ये टूल्स इन्होंने ईजाद किए। और ये जो टूल्स थे आज भी उनके बनाए हुए टूल्स या तो एज इट इज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, या तो उसको मॉडिफाइड शक्ल दे दी गई है और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए हैं और उनको मॉडिफाई करने के बाद वो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये सब किसने ईजाद किया? सर्जरी के से रिलेटेड चीज़ें अज़हरावी ने ईजाद की, इन्वेंट की। नेक्स्ट है अल-ख़वारिज़मी। अल-ख़वारिज़मी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। अब इन्हों कौन थे? इन्हों एक मैथमेटिशियन थे, यानी कि मैथमेटिक्स का इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज था और बहुत सी चीज़ें उन्होंने मैथमेटिक्स में ईजाद की। द वर्ड अलजबरा इज़ टेकन फ्रॉम हिज बुक अल-मक़ाला फ़िल हिसाब अल-जब्र वल मुक़ाबिला। ये जो बुक है इनकी, एक बुक का नाम है, इतना बड़ा अरबिक नेम है इसलिए इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा जो नाम है, इस बुक के नाम के अंदर से ये जो अलजबरा वर्ड है ये निकला है। और अलजबरा आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। अब जब आप स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स, आगे की क्लासेस में जाएंगे, तो मैथमेटिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, एक को अलजबरा कहा जाता है और एक को ज्योमेट्री कहा जाता है। तो ये जो अलजबरा नाम है ये अल-ख़वारिज़मी की इस बुक से लिया गया है। यानी कि हम समझ सकते हैं अलजबरा के अंदर जो अल है, अल कहाँ पर लगा जाता है जानते हैं आप? अल ये एक अरबिक वर्ड की तरफ इशारा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। हम ए एल जो है ये एक अरबिक वर्ड के पहले लगाया जाता है, इसीलिए हम समझ सकते हैं कि अलजबरा जो है ये भी एक अरबिक वर्ड है और एक कहाँ से लिया गया है? अल-ख़वारिज़मी की इस बुक से ये वर्ड लिया गया है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब ये जो हमने इतने साइंटिस्ट देखे, अल-ख़वारिज़मी, इब्न नफ़ीस, ये जो साइंटिस्ट है यहाँ पर हमारी लिस्ट एंड नहीं होती। जो मुस्लिम साइंटिस्ट है इनकी लिस्ट ख़त्म नहीं होती। ये तो बहुत फेमस साइंटिस्ट के नाम है और वो भी बहुत थोड़े नाम है, कुछ चंद नाम है जिनकी हम स्टडी किए। लेकिन ये जो लिस्ट है मुस्लिम साइंटिस्ट की, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। हम हर एक की स्टडी नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए बस कुछ नाम एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, लेकिन ऐसे कई मुस्लिम साइंटिस्ट हिस्ट्री में गुजरे हैं। There are many more scientists from this age who contributed a lot to the world by setting foundation of the modern world with their discoveries and inventions. और ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो मॉडर्न वर्ल्ड है उन्हें डिस्कवरी और इन्वेंशन करने के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड किए और बहुत सी रिसर्च की, आने वाले लोगों के लिए नई रिसर्च के दरवाजे खोले। They also wrote many books and influenced the world for nearly 1000 years, that is 700 CE to 1600 CE। और इन्होंने कई किताबें भी लिखी और दुनिया को इन किताबों के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया, इन पे अपना असर डाला। और कब तक ये काम करते रहे? और तकरीबन 1000 साल तक वो ये काम करते रहे, यानी कि 1000 ईयर तक मुसलमानों के अंदर एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट पैदा होते रहे। तकरीबन 1000 साल तक कई 100 साइंटिस्ट पैदा हुए और उन्होंने सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत से काम किए, हर फील्ड में काम किए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिन हो, हर काम में उन्होंने, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके रख दी उन्होंने। दिस एज इज़ मेंशन्ड एज द ग्लोरियस मुस्लिम एरा और गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। और इस एरा को, एरा यानी कि दौर को, इस दौर को, इस ज़माने को क्या कहा जाता है? ग्लोरियस मुस्लिम एरा, यानी कि मुसलमानों का एक बहुत शानदार रोशन पहलू, रोशन एरा, रोशन दौर समझा जाता है इसको। और गोल्डन एज ऑफ इस्लामी कहा जाते हैं कि इस्लाम का गोल्डन एज, जब सारी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ करता था। बट वेयर डिड ऑल दीज बुक्स एंड इन्वेंशंस डिसअपीयर? अब एक सवाल ये है कि हमने तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम पढ़े कि मुसलमानों ने ऐसा किया वैसा किया, इतने बड़े बड़े बुक्स लिखे, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन आज हमें किसी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं देखने मिलता? आज क्यों हमें ये मालूम नहीं होता कि वो मुस्लिम है और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है? आज हम हमारे बुक्स में क्यों मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम नहीं पढ़ते? ये सब चीज़ें कहाँ चली गई, हमें क्यों नज़र नहीं आती? Somewhere lost and burned while some of the works were translated into Latin and then the originals in Arabic were destroyed. However, many original books and manuscripts are preserved in museums and libraries. अब देखो आप, ये सब चीज़ें कहाँ गई? ये बातें जानने के लिए हमें हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें जो हिस्ट्री है, दुनिया की तारीख़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की तारीख़ पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ चली गई, कहाँ पर डिसअपीयर हो गई। जब दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी ना, मुसलमान जो है दुनिया में एक बहुत बड़ी शानदार कौम रखते थे, बहुत ताकत थी मुसलमानों की, बहुत शान और शौकत थी मुसलमानों की, उस दौर की बातें हैं ये सब। लेकिन जैसा जैसा मुसलमानों ने रिसर्च के अंदर
कमी करना शुरू कर दी। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई मुसलमानों के अंदर। अब उनके अंदर वो साइंटिस्ट पैदा होना बंद हो गए। उनकी जो रिसर्च थी वो रिसर्च उन्होंने रोक दी, वो ऐशो इशरत में पड़ गए। और सबसे अहम बात, वो अपने अल्लाह ताला से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए। उन्होंने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया और दुनियावी मामलात में उलझने लगे। तो क्या हुआ, मुसलमानों की ये जो खुसूसियात थी, स्टडी करने की, रिसर्च करने की, ऑब्जर्वेशन करने की, थिंकिंग करने की, ये जो एबिलिटीज़ थी ये दूसरी कौमों ने ले ली, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने। वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जिन्हें हम कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रशिया है, ब्रिटेन है, यूएस है, ये कंट्रीज़ में जो लोग थे उन्होंने ये तमाम क्वालिटीज़ अपने अंदर ले ली। अब जो नई नई रिसर्च थी वो यूरोप में होने लगी, नए नए फैक्ट्रीज खुलने लगे वहाँ पर, नए नए हथियार बनाए जाने लगे, नए नए मामलों पर रिसर्च होने लगी वहाँ पर। और जो इस्लामिक वर्ल्ड थी उसके अंदर ये सब रिसर्च की गाड़ी रुक गई। देखिए आप, यानी कि जो पावर था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मुसलमानों के अंदर रिसर्च रुक गई, इसलिए अब मुसलमान कमज़ोर होना शुरू हुए। और यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करने लगे, हर मामले में रिसर्च करने लगे, इसलिए उनकी ताकत और क़ुव्वत दुनिया में बढ़ने लगी। और उन्होंने क्या किया, आखिरकार जब मुसलमान बहुत कमज़ोर हो गए, मुस्लिम हुकूमतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, तो इन्होंने मुसलमानों पर हमले करना शुरू किए, मुसलमान कंट्रीज़ पर हमले किए। देखिए आपने कि किस तरह से ऑटोमैन एम्पायर को ख़त्म किया गया। इतनी बड़ी, इतनी शानदार सल्तनत मुसलमानों की, तकरीबन 40 कंट्रीज़ के ऊपर फैले हुई, 40 कंट्रीज़ को मिलाकर एक कलेक्टिव कंट्री था, एक कलेक्टिव हमारी हुकूमत थी मुसलमानों की, उस हुकूमत को इन्होंने ख़त्म कर दी। तो जब इन्होंने ये हुकूमत ख़त्म करे हैं तो उसके साथ साथ इन्होंने हमसे रिलेटेड, मुसलमानों से रिलेटेड तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। वो नफ़रत करते थे ना, वो मुसलमानों से नफ़रत करते थे, वो इस्लाम से नफ़रत करते थे। इसलिए जब इन्होंने मुसलमानों पर हमला किया, हमारी हुकूमतों को ख़त्म किया, तो इन्होंने साथ साथ हमसे रिलेटेड हर चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जितने साइंटिफिक वर्क्स थे मुसलमानों के, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जितने लाइब्रेरीज थे मुसलमानों के, उन सबको जला दिया गया। या फिर जो बुक्स थे वो बुक्स लेकर वो यूरोप चले गए, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए, उन्हें ट्रांसलेट किया अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। उन्हें या तो लैटिन में लैंग्वेज किया, ट्रांसलेट किया, या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अपनी अपनी लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्रांसलेशन किया और उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। और बहुत से बुक्स जो है आज भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लाइब्रेरीज़ में और म्यूज़ियम्स में रखे हुए हम देख सकते हैं ना। हमसे दुश्मनी निकाले उन्होंने, जो हमारा नॉलेज था, हमारा इल्म था, ये सब आज उन्होंने हमसे छुपा दिया। आज वो नहीं बोलते कि हमने ये सब कहाँ से हासिल किया, मुसलमानों से हासिल किया, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये सब तो हमारा नॉलेज है, ये सब तो हमने रिसर्च किया है, ये कहते हो। लेकिन हमें पता है ना, हम जानते हैं कि ये सब रिसर्च और स्टडीज़ जो है ये हमारे मुसलमानों की गई है। इसी के ऊपर उन्होंने आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसे खड़ा किया। द वर्ड साइंटिस्ट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1833। वर्ड साइंटिस्ट जो है सबसे पहले कब अपीयर्ड हुआ, 1833 में ये वर्ड सबसे पहले यूज़ किया गया। फाइंड आउट मोर अबाउट सम साइंटिस्ट हु लिव्ड बिटवीन 17th and 13th सेंचुरी। अब आपको क्या करना है, काम करना है कि 7th और 13th सेंचुरी के बीच में जो साइंटिस्ट आए हैं इन्हें मालूम करना है कि वो कौन कौन थे। आप नेट का यूज़ करके ये सब चीज़ें गूगल पर सर्च कर सकते। रिसर्च कैन बी डन इन मैनी वे, साइंटिस्ट डू रिसर्च टू इन्वेंट और टू डिस्कवर। अब रिसर्च कई तरीके से, कई रास्तों से हो सकती। अब साइंटिस्ट किस लिए रिसर्च करते हैं, टू इन्वेंट और डिस्कवर। या तो किसी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए रिसर्च करते या किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट रिसर्च करते। नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस है। इन्वेंशन और डिस्कवरी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है डिस्कवरी। डिस्कवरी इज़ टू एक्सप्लोर समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर बट नॉट नोन और नोन ओनली टू अ फ्यू। एग्जाम्पल, फाइंडिंग ऑफ डायनासोर्स बोन्स। अब डिस्कवरी किसे कहते हैं, डिस्कवरी यानी कि ऐसी चीज़ को कहते हैं जो दुनिया में ऑलरेडी पहले से मौजूद है लेकिन हमें उसका इल्म नहीं था। अब तक दुनिया में मौजूद तो थी लेकिन हमको मालूम नहीं था कि ये मौजूद है। तो कोई शख्स आया, कोई साइंटिस्ट आया और इसने फाइंड आउट किया, मालूम किया कि देखो ये चीज़ भी यहाँ पर मौजूद है। उसने क्या किया, डिस्कवर किया। डिस्कवर करना यानी कि मालूम करना। कोई चीज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उसको मालूम करना, फाइंड आउट करना, उसे कहते हैं डिस्कवरी। फॉर एग्जांपल क्या बताया इसने यहाँ पर, डायनासोर बोन्स, यानी कि जो डायनासोर के फॉसिल्स से हड्डियाँ हैं डायनासोर्स की, ये तो
कई ज़माने से मौजूद थी दुनिया में, है ना। बहुत हज़ारों साल, लाखों साल पहले से डायनासोर्स की बोन्स, हड्डियाँ इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था अब तक, है ना। कुछ 100 साल पहले तक लोगों को नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े जानवर भी दुनिया में होकर गुजरे हैं, लेकिन उनकी हड्डियाँ मौजूद थी। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हें मालूम किया, जो फॉसिल्स थे डायनासोर्स के उन्हें ढूंढ कर निकाला। तो ये क्या हुई, एक तरह की डिस्कवरी हुई। इसे हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे बल्कि डिस्कवरी कहेंगे कि वो एक चीज़ मौजूद थी, उसे ढूंढ कर निकाला। इसी तरह से पेट्रोल है ना, पेट्रोल दुनिया में पहले से मौजूद था, किसी इंसान ने नहीं बनाया पेट्रोल को, बल्कि दुनिया में मौजूद था पहले से, और लोगों ने उसको डिस्कवर किया, मालूम किया कि यहाँ पर इस तरह से एक पेट्रोल नाम की चीज़ मौजूद है। तो ये हुई डिस्कवरी, मालूम करना, फाइंड आउट करना किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को, उसे कहते हैं डिस्कवरी। Now what is invention? Invention is the creation of something new that comes to the mind. अब इन्वेंशन किसे कहते हैं, हमारे जहन में जो चीज़ आ रही है उसके ज़रिए कोई नई चीज़ पैदा करना, ऐसी चीज़ बनाना जो दुनिया में पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। इन्वेंशंस आर अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब इन्वेंशंस क्या रहते हैं, ये रिजल्ट रहते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का, यानी कि हम ऑब्जर्व करते, सोचते और एक्सपेरिमेंट करते, इसके ज़रिए हम एक नई चीज़ मालूम करते, तो उसे कहते हैं इन्वेंशन। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू इन्वेंट न्यू थिंग्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें इन्वेंट किया करते थे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और जो मटेरियल्स उनके पास मौजूद है उस मटेरियल को यूज़ करके वो नई चीज़ें बनाया करते थे, इन्वेंट किया करते थे। कौन सी चीज़ें थी वो, नाइफ, व्हील, एरो एंड स्पीयर वेर द ओल्डन डेज इन्वेंशंस। ये जो चीज़ें है, छुरी है ना, टायर है, व्हील है, एरो है, हम देखते बो एंड और तीर कमान, और ये जो चीज़ें है, ये तलवार बोल सकते हैं हम, जिससे चाकू बोल सकते हैं, लड़ने की चीज़ें, और भी रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें जो है उस ज़माने की इन्वेंशंस थी। देखिए आप, नीफ जो है ये कहीं पर नेचर में हमें पड़े हुए नहीं मिलेंगी, चाकू जो है, छुरी हमें कहीं पर पड़े हुए नहीं मिलेंगी कि हमने ज़मीन खोदी और चाकू मिल गई हमें। अगर ऐसा होता तो हम उसे डिस्कवरी कहते थे, लेकिन ये जो छुरी है इसे इंसानों ने बनाया है, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, थिंकिंग के ज़रिए इंसानों ने बनाया है इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं। ये पहले से दुनिया में मौजूद नहीं थी। व्हील है, ये पहले से दुनिया में मौजूद नहीं था। एरो है, स्पेयर है, ये पहले से दुनिया में चीज़ें मौजूद नहीं थी, बल्कि इंसानों ने इसे ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग के ज़रिए बनाया है, तो इसलिए इसे कहते हैं इन्वेंशन। वेयर एज कंप्यूटर, टेलीविजन, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बल्ब आर द इन्वेंशंस ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। तो ये तो पुराने ज़माने की थी। अब नए ज़माने में क्या इन्वेंशंस हुए हैं, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, बल्ब है, ये सब चीज़ें जो है न्यू जनरेशन की, प्रेजेंट जनरेशन की इन्वेंशंस है। कंप्यूटर देख लीजिए आप, पहले से मौजूद नहीं है कंप्यूटर दुनिया में, लोगों ने उसे, साइंटिस्ट ने बनाया है ना, स्टडी करके, रिसर्च करके, ऑब्जर्व करके कंप्यूटर बनाया है, प्रोग्रामिंग की है, कंप्यूटर बनाया है, टेलीविज़न बनाया है, टेलीफोन बनाया है। ये सब चीज़ें इंसानों ने बनाई हुई है, पहले से मौजूद नहीं थी, कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बनाया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं। तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। डिस्कवरी उसे कहते हैं जो चीज़ें पहले से मौजूद हो और हम उसे ढूंढ कर निकालें, और इन्वेंशन यानी कि हम अपने ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग के ज़रिए कोई नई चीज़ बनाएं, उसे कहते हैं इन्वेंशन। ऑब्जर्वेशन लीड्स टू इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। अब देखिए, इन्वेंशन और डिस्कवरी के लिए क्या ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, चीज़ों को अच्छी तरह से, गहराई से, गौर से देखेंगे और उसके ऊपर सोचेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंशन और डिस्कवरी कर सकते। चिल्ड्रंस आर कीन ऑब्जर्वर्स। अब जो बच्चे होते हैं छोटे, वो बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर होते हैं। देखिए आप, बच्चों के सवालात कैसे रहते, हर चीज़ पर सवाल करते, बार बार सवाल करते, एक टॉपिक के ऊपर कई दसियों सवाल उनके पास मौजूद रहते। तो चिल्ड्रंस जो रहते हैं बहुत कीन ऑब्जर्वर्स रहते हैं। हमें भी इसी तरह, साइंटिस्ट भी ऐसे ही रहते, जो साइंटिस्ट रहते हैं ना, वो ऐसे ही रहते, उन्होंने भी कई सवालात अपने जहन में लाते और उसके जवाब तलाश करते। Children can be considered as young scientists as they observe very keenly and try to come up with their own answers and also conduct experiments. अब चिल्ड्रंस को क्या कह सकते हैं हम, यंग साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और कई सवालात पैदा करते हैं और उनके जवाबात भी ढूंढने की वो कोशिश करते हैं। इसीलिए हम चिल्ड्रंस को, छोटे बच्चों को यंग साइंटिस्ट कह सकते हैं।
दे लर्न मोर अबाउट साइंस बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स इन अ फन वे। और वो क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स एक खेल खेल में कर सकते हैं ना। खेल खेल में वो साइंटिफिक प्रोजेक्ट भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और खेल खेल में वो नई चीज़ें सीखते रहते। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर ओन आइडिया इनटू फुल साइंस फेयर प्रोजेक्ट यू नीड टू फॉलो प्रोसेस कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। अगर आपके जहन में भी कोई अपना आइडिया है, आपने भी ऑब्जर्वेशन किया है, आप भी थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और आपके जहन में भी कोई नया आइडिया आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए प्रूफ कर सकते। अपने प्रोजेक्ट को आप एक साइंस फेयर में रख सकते हैं साइंटिफिक मेथड के बाद, इसे फॉलो करने के बाद। साइंटिस्ट ऑल्सो फॉलो साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिस्ट भी जो है वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते। दैट हेल्प्स टू कैरी आउट देयर इन्वेस्टिगेशन फर्दर। जो क्या करता है, उनका जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, आगे का जो उनका रिसर्च है, उसमें वो मदद करता है साइंटिफिक मेथड। इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स यू कैन ऑल्सो बिकम अ साइंटिस्ट। अगर आप भी इन साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेंगे तो आप भी क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो चिल्ड्रंस, आज हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। इस लेसन में अगर कोई चीज़ें आपको नहीं समझी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो कॉल कीजिए या तो ग्रुप पर क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।